बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो जीआईटी पैथोलॉजी को हम आज कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। आज का जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे वो होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएफटीज। इसके अलावा हम हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल मार्कर्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जॉन्डिस को डिस्कस करेंगे और उसकी एटियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस, लिवर सिरोसिस और इसके अलावा जो रिमेनिंग जीआईटी पैथोलॉजी के हमारे लेक्चर्स रह गए हैं उन सबको डिस्कस जी। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएफटीज। एलएफटी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट रिपोर्ट एक होती है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ देखनी है और उससे कैसे पता चलेगा कि ये प्री हेपेटिक कोई इशू है, इसको हेपेटाइटिस या कोई लिवर के अंदर कोई डिजीज़ है, या पोस्ट हेपेटिक है जैसे कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे सीरम टोटल बिलीरुबिन। अगर हम प्री हेपेटिक की बात करें तो अगर हम देखेंगे कि सीरम टोटल बिलीरुबिन हाई है और उसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड जो है वो हाई है, तो बाकी नॉर्मल हो, इसका मतलब ये कि कोई प्री हेपेटिक इसको इशू है। क्योंकि अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें बिलीरुबिन का, तो ये अनकॉन्जुगेटेड लिवर के पास आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको लिवर के पास आती है, वहाँ इसकी कॉन्जुगेशन होती है और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट बाइल की तरफ मूव करती है। तो जब लिवर से पहले ही कोई इशू आ जाएगा तो कॉन्जुगेशन तो होगी नहीं, तो ये नॉर्मल वैल्यू इसकी होगी। तो टोटल बिलीरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड ये दोनों हाई होंगे प्री हेपेटिक में। हेपेटिक की बात की जाए या हेपेटाइटिस की, तो इसमें सीरम टोटल बिलीरुबिन हाई होगी, क्योंकि अब कॉन्जुगेशन हो गई है तो ये भी हाई होगी। अनकॉन्जुगेटेड जो है वो थोड़ी हाई होगी, लेकिन उसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कम होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिक एंजाइम जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड हैं, ALT एंड AST, जिसे लिवर फंक्शनिंग एंजाइम भी बोलते हैं, इनकी वैल्यू हमें हाई मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आम तौर पे हेपेटाइटिस में ALT की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम देखें कि AST और ALT में AST की ज़्यादा है और 2:1 की रेशो आ रही है, तो इसका मतलब ये कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है इसको। उसके अलावा अल्कलाइन फास्फेटेज की इसमें या तो नॉर्मल होगी या बिल्कुल माइनर सी हाई होगी। पोस्ट हेपेटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें सीरम टोटल बिलीरुबिन और कॉन्जुगेटेड दोनों हाई होंगी, क्योंकि अब ये पोस्ट हेपेटिक है तो पहले भी और लिवर के फंक्शन नॉर्मल थे, तो जितनी भी अनकॉन्जुगेटेड थी वो सारी यूटिलाइज हो गई है और कन्वर्ट हो गई है कॉन्जुगेटेड में। इसके अलावा लिवर फंक्शनिंग एंजाइम ठीक होंगे क्योंकि हेपेटाइटिस नहीं है, कोई लिवर के अंदर कोई इशू नहीं है। पोस्ट हेपेटिक इसमें इशू है, तो अल्कलाइन फास्फेटेज की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पोस्ट हेपेटिक में। उसके अलावा अगर एडिशनल कुछ एलएफटीज देखें इनके अलावा, तो उसमें अल्फ़ा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। ये हेपेटाइटिस में अगर हम देखें कि ये हाई है तो यहाँ तो कोई हेपेटिक इशू है। हेपेटिक इशू में हम देखेंगे कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है या पोस्ट हेपेटिक इशू भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखें, PT की वैल्यू देखें, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट टेस्ट टू डी अरेंज आफ्टर इंजरी और रिकवरी ऑफ एंजाइम, क्योंकि इसमें फैक्टर है जो सबसे पहले जिसका लाइफ टाइम कम है, तो उसकी वजह से ये सबसे पहले डी अरेंज होता है, रिकवरी के टाइम भी और इंजरी के टाइम भी। हेपेटाइटिस में भी हाई होगा, पोस्ट हेपेटिक इशू में भी हाई होगा विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से। APGT की वैल्यू देखी जाए तो ये हेपेटिक इशू में हाई होगा। सीरम एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें तो ये हेपेटिक इशू में कम होगा, क्योंकि लिवर इसकी सिंथेसिस प्रोटीन की करवाता है, तो लिवर फंक्शन कम होने की वजह से सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो कम मिलेगा हमें, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम बन रही है। लिवर सिरोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। लिवर सिरोसिस की डेफिनेशन क्या है? लेट स्टेज लिवर डिजीज वेयर हेल्दी लिवर टिश्यूज आर रिप्लेस्ड विद स्कार टिश्यूज परमानेंटली। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? द प्रेशर इंक्रीज्ड ऑन पोर्टल वीनस सिस्टम, क्योंकि अब स्कार फॉर्मेशन हो गई है लिवर की, लिवर सुकड़ चुका है, उसके अंदर से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो जितना भी पोर्टल वीनस सिस्टम है उस पर सारा बैकवर्ड प्रेशर आएगा। करेक्टराइज्ड बाय स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा जो है ये पेशेंट के यूजली जो है वो चेस्ट वाली जगह पे हमें स्पाइडर शेप जो है वो साइंस नज़र आएंगे।
रैशेस कह लें आप। पाल्मर एरिथीमा जो पेशेंट के हैंड का जो ये एरिया पाल्म एरिया है ये रेड होगा। एसोफेजियल वेरिसेस, आगे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एसोफेगस की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। कैपट मेड्यूसी, इसमें ये होता है कि जो एब्डोमेन पे एम्बिलिकल रीजन है वो एरिया हम देखेंगे उसके इर्द गिर्द इस तरह जितनी जो वेन्स हैं वो डायलेट की होंगी और वो विजिबल होंगी। एसाइटस मतलब एब्डोमेन फ्लूइड जो है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। गायनेकोमेशिया जो ब्रेस्ट एरिया है वो मेल में भी इंक्रीज़ हो जाएगा उसका साइज़। एस्ट्रैक्सिस का मतलब होता है शेकिंग हैंड्स, ट्रेमर्स। उसके बाद हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होती है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी आगे इसको डिस्कस करते हैं ये क्यों होती है और इसमें क्या साइंस आएंगे। पेरिफेरल एडिमा हमें मिलेगा और इसके अलावा और भी कुछ साइंस हैं। रेस सिंड्रोम ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है लेकिन चाइल्डहुड में। फैटल चाइल्डहुड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन विच हैज़ बीन ट्रीटेड विद एस्प्रिन। बच्चों में किसी वायरल इन्फेक्शन को अगर एस्प्रिन से उसको आप ट्रीट करें तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं उसमें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आएगी जिसे रेस सिंड्रोम बोलते हैं। अवॉइड एस्प्रिन इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट इन कावासाकी डिजीज। फाइंडिंग क्या आएंगी? फैटी लिवर, हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, हेपेटोमेगाली एंड कोमा। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से होती है जिसमें स्वोलन एंड नेक्रोटिक हेपेटोसाइट आएंगे। आगे डिस्कस कर चुके हैं कि AST की वैल्यू एज कम्पेयर टू ALT हाई होगी 2:1 की रेशो से। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इसमें ओबेसिटी की वजह से आमतौर पे जो फैट प्रेजेंट होती है जिसमें वो फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हेपेटोसाइट कर देगी। ALT हाई होगा इसमें AST की निस्बत। याद रखें L लिपर्ड, L से ALT। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी सिरोसिस की वजह से जो पोर्टो सिस्टेमिक शंट हो जाता है क्योंकि अब पोर्टल सिस्टम जो है उसमें ब्लड नहीं जा रहा तो वो ब्लड शंट कर जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो NH3 का मेटाबॉलिज्म है वो क्योंकि लीवर के अंदर होता है वो अब नहीं होगा, इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और ब्रेन में जाने की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे रेंजिंग फ्रॉम एस्ट्रैक्सिस टू कोमा। ट्रेमर से लेके कोमा तक इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। अब किन चीज़ों से NH3 ज़्यादा होगा, किन से कम हो सकता है? GIT ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों से इसकी वैल्यू ज़्यादा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में अब जो है वो फीसिस या जो बोलस है वो आगे मूव नहीं कर रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगी। उसके अलावा इसकी रिमूवल कम, रीनल फेलियर है तो डेफिनेटली इसकी जो रिमूवल है जिस्म से वो भी कम हो जाएगी तो इन रीज़न से हाई हो जाता है जिस्म में। लैक्टोलोज से ट्रीट किया जाता है, NH4 जनरेशन बनती है इसकी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो वो डेफिनेटली अब इंसेफेलोपैथी काज नहीं करेगा। इसके अलावा नियोमाइसिन या रिफैक्सिमिन से ट्रीट किया जाता है जिसके ज़रिए जो NH3 प्रोड्यूसिंग गट बैक्टीरिया हैं उनको एंटीबायोटिक्स हैं तो उनके डेड होने की वजह से NH3 कम प्रोड्यूस होगा। HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस B जिसमें प्लस माइनस सिरोसिस में भी हो या ना हो इसके साथ। स्पेसिफिक कार्सिनोजिन इज़ एफ्लाटॉक्सिन फ्रॉम एस्परजिलस। उसके अलावा फाइंडिंग इसमें जोंडस, टेंडर, हेपेटोमेगाली, एसाइटिस डायग्नोसिस को करते हैं इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन के ज़रिए और साथ में इमेजिंग एग्जामिनेशन जिसमें अल्ट्रासाउंड, CT, MRI और जो फाइनल डायग्नोज वो बायोप्सी से कि कौन सा कैंसर है इस वक्त। अच्छा जी, आगे हेपेटाइटिस की तरफ चलें तो थोड़े से जो मेन हेपेटाइटिस हैं उनकी डिफरेंशिएशन मेन पॉइंट्स हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस A, B, C, D और E को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो A है, A से हमने याद रखना है A फॉर एनल और इसी तरह E से एंड पॉइंट। अब GIT के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? ओरल एंड एनल यानी कि फीको ओरल रूट। इसी तरह A से एनल तो इसमें भी याद रखना है फीको ओरल रूट। इसके अलावा जो बच गए हमारे पास B, C, D, इसमें ब्लड बोर्न ये डिज़ीज़ है और साथ में वर्टिकल मींस कि ये प्लेसेंटा से क्रॉस करके भी क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक्यूट है
एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकते हैं, बी सी भी दोनों हो सकते हैं। हेपेटाइटिस डी का ये है कि ये अकेला नहीं काज कर सकता, किसी में हेपेटाइटिस बी है तो सुपर एडिड इन्फेक्शन के ज़रिए को इन्फेक्शन कर देता है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस ई जो है वो भी एक्यूट है। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, हेपेटाइटिस जो ए है वो anti-HAV IgM पॉजिटिव हो तो एक्टिव है, IgG पॉजिटिव हो तो वो रिकवरी फेज में है। बी के सीरोलॉजिकल मार्कर नीचे देखते हैं। हेपेटाइटिस ई जो है सी जो है इसके लिए anti-HCV एंटीबॉडीज़ जो है ये देखी जाती है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो PCR HCV RNA का देखा जाता है, उसमें क्वालिटेटिव क्या है। हेपेटाइटिस डी जो है उसमें anti-HBV एंटीबॉडी देखी जाती है क्योंकि ये को इन्फेक्ट करता है उसके साथ। हेपेटाइटिस ई को अगर बात की जाए तो इसमें भी सेम ए की तरह anti-HEV IgM जो है वो एक्टिव को शो करता है और IgG रिकवरी को। उसके अलावा अगर नेक्स्ट चलें हम हेपेटाइटिस बी मार्कर्स की तरफ, तो हेपेटाइटिस बी मार्कर्स में हम देखते हैं एक्यूट, रिकवरी, क्रोनिक, कैरियर और इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ इसमें पॉजिटिव होगी। एक्यूट की बात की जाए तो जो सरफेस एंटीजन है वो पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव होगा, anti-HBC जो कोर है IgM वो पॉजिटिव होगा। अगर anti-HBS जो है वो पॉजिटिव है, साथ में ई पॉजिटिव है, साथ में IgG पॉजिटिव है तो रिकवरी फेज में है। क्रोनिक की बात की जाए तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है और IgG पॉजिटिव है। कैरियर अगर बात की जाए हम देखेंगे सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है उस पेशेंट में, ई पॉजिटिव है और उसके साथ IgG पॉजिटिव है तो इस वक्त वो पेशेंट कैरियर है। इम्यूनाइजेशन, कैरियर मींस कि वो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन वो फर्दर काज कर सकता है हेपेटाइटिस। अगर किसी ने इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोफाइलैक्सिस जो है वो इंजेक्शन लगवाए हैं तो वो देखने के लिए कि इम्यूनाइज है या नहीं, तो उसमें anti-HBS सिर्फ ये पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब पेशेंट इम्यूनाइज है। सम मेन पॉइंट्स फ्रॉम दिस टेबल इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर हम देखें फर्स्ट वायरल मार्कर टू अपीयर, ये पहला मार्कर है। अगर हम ये देखें कि ये पॉजिटिव है तो एक्टिव HBV को रिप्रेजेंट करता है। जो ई एंटीजन है ये सेकंड है और ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को शो करेगा। इसी तरह anti-HBC अगर हम देखें जो कोर एंटीबॉडी है ये पहली एंटीबॉडी होती है जो ब्लड में अपीयर होती है। अगर C एंटीबॉडी जो है इसमें हम देखें तो ये रिकवरी और प्रीवियस इन्फेक्शन को भी शो करती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि ई एंटीबॉडी है तो इस वक्त वायरल रेप्लिकेशन हो सकती है या ख़त्म हो गया है। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो जॉन्डिस इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, एबनॉर्मल येलोइंग ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा ड्यू टू बिलीरुबिन डेपोजिशन। अच्छा जी, इसमें मोर देन 2 मिलीग्राम या मोर देन 50 मिलीमोल पर लीटर जो है इसकी अमाउंट हो तो ये जॉन्डिस है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है सीरम टोटल बिलीरुबिन की 1.2। अब इससे ज़्यादा हो तो जॉन्डिस है, 1.2 नॉर्मल है तो इसके दरमियान अगर होगी लाइक 1.7 1.8 है तो इसे जॉन्डिस का नाम नहीं दे सकते, हम इसे हाइपर बिलीरुबिनीमिया कह सकते हैं। जॉन्डिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। एक जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल, आगे पढ़ेंगे हम, एक जो है वो पैथोलॉजिकल। अगर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ जो है बच्चा है उसको हम देखें कि जॉन्डिस है तो वो पैथोलॉजिकल रीज़न होगी। अगर सेकेंड डे पे अपीयर होता है तो देन इट कैन बी फिजियोलॉजिकल है। हम देखते हैं कि बिलीरुबिन प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हमें पता है कि 120 डेज RBC जो है इसकी जो लाइफ स्पान है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी ब्रेकडाउन जब होगी स्प्लीन में मैक्रोफेजेस के ज़रिए तो हीमोग्लोबिन जो है ये कन्वर्ट होती है ग्लोबिन और हीम में। हीम आगे चला जाता है आयरन जो कि दोबारा रिसाइकिल होकर इस्तेमाल होगा, और पोरफायरिन आगे बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन आगे बिलीरुबिन में, ये सब एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। बिलीरुबिन आगे जाएगी ट्रैवल करके, इसमें एल्ब्यूमिन भी हेल्प करती है, ये जाएगी लिवर के पास। लिवर में अब इसकी होगी कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगी और ये जाएगी इंटेस्टाइन के पास बाइल के ज़रिए यूरोबिलिनोजिन की फॉर्म में। अब यूरोबिलिनोजिन की जो फॉर्म है इसमें से जो मोस्टली है वो जाएगा फीसिस की तरफ स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में, ठीक है। उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो किडनी की तरफ जाएगी यूरोबिलिन की फॉर्म में और यूरिन के ज़रिए निकल जाएगी, ये फीसिस के ज़रिए निकल जाएगी।
इसी तरह अगर हम देखें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस जगह पे कि अगर एक कॉमन देखा जाए कि हम किसी लोकल एरिया में, विलेज में देखते हैं कि अगर ओपनली कोई किसी एनिमल का या किसी ह्यूमन बीइंग का फीसिस हम देखें कि वो उसका कलर जो है वो ओपन एयर में अगर वो पड़ा हो तो उसका कलर जो है वो येलो कलर से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि स्टर्कोबिलिन जो है वो एयर की प्रेजेंस में अपना कलर येलो से ब्राउन कर लेता है। इसकी एटियोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देखते हैं। इसकी एटियोलॉजी में या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है या इसकी एक्सक्रीशन जिस्म से कम हो गई है, जिसकी वजह से ये जिस्म में ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्री हेपेटिक रीज़न होगी, या तो कोई एनीमिया जस्ट लाइक थैलासीमिया में हो सकता है, या इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल डिजीज़ है। इन सब में ये जॉन्डिस जो है काज करेगा बिलीरुबिन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से। कुछ ड्रग्स जैसे एंटी मलेरियल वो इसको ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सक्रीशन कम होने की दो रीज़न हो सकती हैं, या तो वो हेपेटिक होगी या पोस्ट हेपेटिक। इसमें हेपेटिक रीजंस देखते हैं। हेपेटिक में 3 चीज़ें होती हैं, या तो ये कि ये बिलीरुबिन की अपटेक ही इसने कम कर दी है, डेफिनेटली अपटेक कम होगी तो वो सीरम बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, या तो उसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं कर रहा, इम्पेयर कॉन्जुगेशन, या अगर कॉन्जुगेशन होगी तो उसकी रिलीज़ जो है वो इम्पेयर होगी। अब अगर इसमें देखें तो कांट गेट इन, ठीक है। अब वो गेट से हमने जी से याद रखना है कि अब इंटर नहीं हो रहा, जी से गेट गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो इंट्री चैनल होते हैं लिवर में बिलीरुबिन के ज़रिए वो कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कांट कॉन्जुगेट, सी से कॉन्जुगेट, सी से हमने याद रखना है क्लिगर निजार सिंड्रोम, ठीक है। 2 इयर्स लाइफ स्पैन होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं वो इसमें कम होंगे, जिसकी वजह से अल्फ़ा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज कम होने की वजह से कॉन्जुगेशन नहीं होगी और पेशेंट का लाइफ स्पैन 2 ईयर होगा। इसके अलावा ड्रग्स लाइक क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में फीमेल लेगी तो ये जाके क्रॉस करके फीटस के जो अल्फ़ा 1 ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है उसको, उसकी वैल्यू कम कर देगी, उसकी वजह से इम्पेयर कॉन्जुगेशन होगी। उसके अलावा थर्ड वन कांट एग्जिट चैनल, ठीक है। अब जो एग्जिट चैनल हैं वो इसमें कम बनेंगे, इम्पेयर्ड रिलीज उसमें से फिर कम हो जाएगी। ड्यूबलिन जॉनसन सिंड्रोम में ये सीन होता है। उसके बाद ड्रग्स लाइक स्टैटिन जो है ये भी इसको काज कर सकता है। स्टैटिन इसके अलावा मायोसाइटस भी करवाते हैं, इसलिए कहते हैं जो स्टैटिन्स हैं ये डे टाइम के बजाय रात को पेशेंट को दिए जाएं ताकि पेशेंट रेस्टिंग फेज़ में होता है वो ज़्यादा वर्क ना करे और जो मसल्स हैं तो कम उस वर्क होगा उस पर, तो मायोसाइटस कम हो जाएगा या नहीं होगा। पोस्ट हेपेटिक रीज़न देखें, गालस्टोन मिलिग्नेंसी। अब गालस्टोन और मिलिग्नेंसी कैसे करते हैं? अगर मिलिग्नेंसी जो है वो पेंक्रियाज का जो हेड है उसमें अगर मिलिग्नेंसी है तो डेफिनेटली वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा बाइल की और उसकी सीरम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बिलीरुबिन की। इसी तरह गालस्टोन ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी तो देन ड्रग्स लाइक को ओमोक्सिक्लेव ये भी ये काज कर सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अल्फ़ा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है वो 1 वीक लेता है मैच्योर होने में टर्म बेबीज़ में और 2 वीक्स इन प्री टर्म बेबीज़। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो ऑलवेज अपीयर ऑन सेकेंड डे ऑफ लाइफ but it is normal, it is physiological, so it ends by 7 days in terms and 14 days in preterm babies। इसके जो ट्रीटमेंट है सिंपल फोटोथेरेपी है। फोटोथेरेपी से होता क्या है? फोटोथेरेपी आइसोमराइजेज द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू वाटर सोल्यूबल फॉर्म विच इज कॉन्जुगेटेड फॉर्म। उसके अलावा आगे आ जाते हैं कुछ जो फर्दर डिजीज़ हैं इससे रिलेटेड। विल्सन डिजीज़ जिसमें कॉपर अकोमुलेशन हो जाती है, ठीक है, और साथ में प्रेजेंट कैसे करता है? मुख्तलिफ सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है जिसमें लिवर डिजीज़ जिसमें हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, सिरोसिस होगा। न्यूरोलॉजिकल जिसमें डिसआर्थरिया, ट्रेमर, पार्किंसन। साइकाट्रिक जो है उसमें साइंस आएंगी। उसके अलावा कैसर फ्लीशर रिंग्स जो हम आई में देखेंगे कि उसके अंदर रिंग्स कॉर्निया में बने हैं। उसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया, इसका ट्रीटमेंट जो है चिलेशन विद पेनिसिलामाइन या ओरल जिंक।
हीमोक्रोमाटोसिस ये आयरन की जो है एक्युमुलेशन को बोलते हैं, HFE जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इंक्रीज आयरन अब्सॉर्प्शन होगी। क्लासिकल ट्रायड इसका हम देखेंगे कि सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस और स्किन पिगमेंट, ब्रोंज डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट फ्लेबोटोमी और साथ में जो चिलेशन विद डीफ्रोक्सामिन। उसके अलावा आगे आ जाए प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलोंजाइटिस, उसमें अनियन स्किन बाइल डक्ट हमें देखने को मिलेगी इस तरह करके, बीडेड शेप कह सकते हैं हम। इसकी रीज़न क्या होती है कि मुख्तलिफ जगह पे स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आएंगे और मुख्तलिफ जगह पे इस तरह डायलेशन नज़र आएगी विद बीडिंग ऑन ERCP और MRCP। उसके अलावा आगे हम देखें कि कोलीलिथियासिस जो है ये क्या है। कोलीलिथियासिस मींस कि गाल ब्लैडर स्टोन्स। उसमें हम देखेंगे 4F याद रखना है, फीमेल, फर्टाइल, फैट एंड 40 मींस कि 40 एज होगी उसकी, 40+। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने की वजह से या बिलीरुबिन इंक्रीज़ होने की वजह से या बाइल साल्ट डिक्रीज़ होने की वजह से काज हो सकता है। इसमें दो इसकी टाइप्स हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स या पिगमेंटेड स्टोन। ठीक है, 80% ओपैक। इसमें अगर ब्लैक हो तो रेडियो ओपैक है जो हीमोलाइसिस की वजह से होगा, ब्राउन है तो वो इन्फेक्शन की वजह से रेडियो ल्यूसेंट है। डायग्नोज्ड बाय अल्ट्रासाउंड। कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, मर्फी साइन पॉजिटिव आएगा। मर्फी साइन में क्या होता है कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें थंब से प्रेस किया जाता है, पेशेंट को बोला जाता है इंस्पायरेशन करें। इंस्पायरेशन के बाद जब आप प्रेस करेंगे और वो एक्सेल करेंगे और अगर उन्हें शदीद पेन हो तो ये मर्फी साइन पॉजिटिव होगा। पेन में रेडिएट टू राइट शोल्डर, क्योंकि इस जगह पे फ्रेनिक नर्व की वो इरिटेट होती है तो उसकी वजह से जो है राइट शोल्डर में पेन रेडिएट कर सकता है। पैंक्रियाटाइटिस की बात की जाए, एक्यूट एंड क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है। एक्यूट को डायग्नोज करने के लिए 2/3 क्राइटेरिया है, इनमें से कोई एक हुई। एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैकवर्ड, इमेजिंग फाइंडिंग, सीरम अमाइलेज और लाइपेज, जिसमें लाइपेज जो है वो स्पेसिफिक है। इसमें से कोई दो भी पॉजिटिव हो तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोज होता है। क्रोनिक में ये होता है कि बाकी तो होंगे लेकिन सीरम अमाइलेज या लाइपेज मे और मे नॉट इंक्रीज्ड। पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा कॉमन इन पैंक्रियाटिक हेड, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस काज करेगा। CA19-9 ट्यूमर मार्कर है और ये स्पेसिफिक है, बट समटाइम्स CEA ट्यूमर मार्कर कैन बी पॉजिटिव। विपल प्रोसीजर के जरिए ट्रीट किया जाता है जिसमें पैंक्रियाटोडिडेनोनेक्टोमी, इसमें पैंक्रियाज और ड्यूडेनम को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होती है। उसके अलावा इसमें देखा जाए तो पेन में विद रेडिएशन होगी, साथ में वेट लॉस होगा और उसके अलावा ट्रोजियर साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। वो क्या है? रेड एंड टेंडर एक्सट्रीमिटीज ऑन पल्पेशन। थैंक यू सो मच. That's all for today.